गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो स्टडी किया था। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे पार्ट्स जो हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। 2-3 पार्ट्स ऐसे भी हैं जो मैं यहाँ पे लेबल नहीं कर पाई हूँ बिकॉज क्योंकि स्पेस की कमी है पहली बात, और दूसरा कि वो जो ऑर्गन्स हैं उनका लोकेशन स्पेसिफिकली इस डायग्राम में लोकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो जो पार्ट्स हैं उनको मैं सेपरेटली मेंशन करूंगी। ठीक है, तो आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए और बेबी के या फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यूट्रस या जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में इस तरीके से काम करते हैं सो दैट ऑल ऑफ देम टुगेदर आर वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड इफ एट ऑल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस दे वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ नरिशिंग द developing fetus or nourishing the developing baby, and followed by that they are also specialized to deliver the baby outside of the body। तो बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके 3 फंक्शंस अगर मैं बोलूं, पहला तो ये है फर्टिलाइजेशन, दूसरा है कि डेवलपिंग फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ग्रोथ प्रोवाइड करने में उसको हेल्प करना, और तीसरा जब वो फीटस डेवलप हो जाता है बेबी में कंप्लीटली तो उस बेबी की सेफ एंड हेल्दी डिलीवरी आउटसाइड द बॉडी। ये 3 फंक्शंस जो हैं ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन होते हैं। उसके अलावा और एक प्राइमरी फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करना, रिलीज करना। फीमेल सेक्स हार्मोन्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है उसका फंक्शन बहुत एस्पेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीमेल्स के लिए, बिकॉज एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में फीमेल्स की आई साइट मेंटेन होती है, उनके बोन्स के अंदर जो स्टर्डीनेस होता है या जो बोन्स के अंदर कैल्शियम का कंटेंट होता है फीमेल्स के अंदर उसको भी मेंटेन करने का काम जो है एस्ट्रोजन करता है। उसके बाद रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम जो है वो भी एस्ट्रोजन का होता है। सिमिलरली प्रोजेस्टेरॉन जो दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन का काम जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर शो होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बेबी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में ही जो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड है वो कंप्लीट होता है। प्रोजेस्टेरॉन के एब्सेंस में प्रेगनेंसी जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती है। ठीक है, तो दोनों ही हार्मोन्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल्स के अंदर, दैट इज द ओवरी। ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेसिकली उसका लोकेशन क्या होता है, उसका लोकेशन होता है फीमेल्स के पेल्विक एरिया में। पेल्विक एरिया मतलब कि जो कमर का पोर्शन होता है दैट इज नोन एज द पेल्विस। तो कमर का जो पोर्शन होता है उस एरिया में एब्डोमेन के अंदर स्लाइटली टिल्टेड फॉर्म में, मतलब कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पूरा डायग्राम जो देख रहे हो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो ये जो टॉप वाला पोर्शन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो थोड़ा बाहर की तरफ टिल्टेड रहेगा, और बाकी ये जो पार्ट्स हैं यूट्रस और ये सारे जो पार्ट्स हैं ये थोड़े अंदर की तरफ रहते हैं। तो ऐसा स्लाइटली बाहर की तरफ हल्का सा टिल्टेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा फीमेल्स में, दैट इज द ओवरी। ठीक है, अब ओवरी 2 होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे होती है एक राइट साइड पे होती है फीमेल्स में, और छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, आलमंड यानी कि बादाम के शेप के ऑर्गन्स होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, और दोनों साइड पे एब्डोमेन के लेफ्ट और राइट साइड पे 2 ओवरीज जो है प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, अब ओवरीज जो होते हैं
ठीक है। ये जनरली इनका काम बेसिक क्या काम होता है, ओवरीज का बेसिक काम होता है जर्म सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो फीमेल्स में जर्म सेल होता है, ओवम यानी कि जो एग होता है, एग का फॉर्मेशन कौन करता है, ओवरीज करते हैं। ठीक है, तो ओवरीज के अंदर बेसिकली ये जो एग्स होते हैं ये अनडेवलप्ड फॉर्म में प्राइमरी फॉलिकल्स के फॉर्म में जो है बर्थ के टाइम से प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जब किसी बच्ची का बर्थ होता है, किसी बेबी गर्ल का बर्थ होता है, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है मतलब बिलियंस की क्वांटिटी में जो है उनकी ओवरीज में प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे गर्ल की एज बढ़ते जाती है तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो मैंने प्यूबर्टी आपको समझाया था, ठीक है, तो गर्ल्स में प्यूबर्टी आने की एज तक, मतलब 12 या 13 साल की उम्र आने तक, ठीक है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। ठीक है, अब ये जो 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं, हर महीने इनमें से सिर्फ एक ही प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है। ठीक है, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स में से हर महीने सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल ही मैच्योर होता है। ठीक है, और ये भी एक फैक्ट है कि ऑल्टरनेट मैनर में काम चलता है कि एक महीने जो है लेफ्ट साइड की ओवरी से फॉलिकल मैच्योर होता है और एक महीने जो है राइट साइड की जो ओवरी होती है उसमें से फॉलिकल मैच्योर होता है। तो ऑल्टरनेट फैशन में जो है प्राइमरी फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होता है। ठीक है, और ओवरी जो है वो एग को जो है रिलीज करती है। ठीक है, तो ओवरी से एग रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है, ओवरी से एग रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो जब प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं, डेवलप होके मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद में वो लोग ओवरी से बाहर रिलीज किए जाते हैं। तो जब मैच्योर फॉलिकल रिलीज होता है ओवरी के बाहर, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ये जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, ये कब होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे पर। ठीक है, कब होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे पर। ठीक है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन और हम लोग लेंगे क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस में अब ये जो एग रिलीज हुआ, ठीक है, अब एग रिलीज हुआ है तो एग उसके बाद जाएगा कहाँ पे, क्या होगा उसके बाद में। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी के बाद में एक स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, कर्व शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो कर्व शेप का स्ट्रक्चर है, इस कर्व शेप के स्ट्रक्चर में मैंने देखिए 3 लेवलिंग की है, एक इन्फंडिब्यूलम, एक एम्प्यूला और एक इस्थमस। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं, ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं एक ही स्ट्रक्चर का पार्ट है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये एक ही स्ट्रक्चर का पार्ट है एंड दिस वन होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, बेसिकली होता क्या है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जो है एक कर्व्ड पाइप या ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है एग को ओवरी से लेकर के यूट्रस तक लेकर के जाना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि ये तो ओवरी है और ये जो है फैलोपियन ट्यूब है। अब फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, एक इन्फंडिब्यूलम है, एक एम्प्यूला है और एक इस्थमस है। तो इन्फंडिब्यूलम कौन सा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो पार्ट होता है जो ओवरी से सबसे पास में होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि सबसे पास है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों के बीच में अटैचमेंट है, क्योंकि अटैचमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो ओवरी है,
ओवरी और ये जो इनफंडिबुलम है दोनों के बीच में यहाँ पे मैंने खाली स्पेस छोड़ा है। खाली स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि इनफंडिबुलम से ऐसे फिंगर के जैसे एक्सटेंशंस निकलते हैं जिनको कि हम लोग फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फिम्ब्रीज हैं ये क्या करते हैं, ओवरी के चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं और ओवरी से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनफंडिबुलम जो है वो ओवरी के साथ अटैच्ड नहीं रहता है। इनफंडिबुलम और ओवरी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, अब इनफंडिबुलम में यहाँ तो मैं शो नहीं कर सकती, बट इनफंडिबुलम में करीब करीब इस जगह पे एक छोटा सा होल होता है, एक ओपनिंग होती है। ठीक है, तो जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो ये एग जो है वो फिम्ब्री के हेल्प से, मतलब फिम्ब्री क्या करता है, एग को गाइड करता है। गाइड करता है किस तरफ, इनफंडिबुलम की तरफ गाइड करता है, उसको रास्ता दिखाता है। तो ओव्यूलेशन हुआ, एग रिलीज हुआ, फिम्ब्री क्या करता है, एग को गाइड करता है, रास्ता दिखाता है इनफंडिबुलम का। तो इनफंडिबुलम में ये ओपनिंग रहती है, एग जो है इस ओपनिंग के थ्रू अंदर चले जाता है। कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाता है। अब इनफंडिबुलम के थ्रू जो है एग चला गया अंदर। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब रहता है, फैलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में सीलिया होता था। ठीक है, वैसे ही इनफंडिबुलम और ये जो पूरा फैलोपियन ट्यूब होता है इसके अंदर भी छोटे छोटे फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर्स, सीलिया के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो सीलिया के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर वेव के जैसा मोशन, लहर के जैसा मोशन प्रोड्यूस होता है और ये जो सीलिया होते हैं ये आगे की तरफ एग को धक्का देते हैं। किस तरफ, इनफंडिबुलम से आगे की तरफ, यानी एम्प्यूला की तरफ जो है धक्का देते हैं। अब धीरे धीरे एग जो है वो मूव करके कहाँ पहुंच गया, एम्प्यूला पे पहुंच गया। अब एम्प्यूला जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, एम्प्यूला जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है और एम्प्यूला ही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्प्यूला पे ही स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब एम्प्यूला तक एग गया। ठीक है, मान के चलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, अब एम्प्यूला तक एग गया, उसके आगे बढ़ा, इस्थमस तक आया। ठीक है, तो इस्थमस कौन सी जगह है, इस्थमस वो जगह है जो कि फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करती है। ठीक है, कौन सी जगह है, इस्थमस वो जगह है जो फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करती है। तो दिस ओवर हियर, दिस स्ट्रक्चर विच वी कैन सी इज द यूट्रस। ठीक है, तो ये जो पूरा फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है फैलोपियन ट्यूब की। तो ये जो 10 to 12 सेंटीमीटर है, ये जो पूरा लेंथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट्स हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। इनफंडिबुलम जो है वो ओवरी के पास होता है और इस्थमस जो है वो यूट्रस के पास होता है। एम्प्यूला सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का और एम्प्यूला ही वो लोकेशन है जहां पर स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब इस्थमस के बाद अब हम कहाँ पे आते हैं, यूट्रस पे आते हैं। ठीक है, यूट्रस जो होता है वो एक ट्रायंगुलर टाइप का, या ये हम लोग कह सकते हैं पियर, यानी कि नाशपाती देखे होगे, नाशपाती का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो नाशपाती का शेप जैसा होता है, करीब करीब वैसे ही शेप का होता है यूट्रस, लेकिन कैसा, नाशपाती को उल्टा अगर कर दो तो मतलब इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ सकरा, इस टाइप का शेप होता है यूट्रस का। ठीक है, तो यूट्रस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, यूट्रस जो है वो एक इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मस्कुलर थिक वॉल होती है और ये एक डिस्टेंसिबल बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर थिक वॉल होती है, इसके अंदर यूट्रस के अंदर सारे स्मूथ मसल्स होते हैं, मतलब कि इनवॉलेंटरी मसल्स सारे के सारे यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये एक डिस्टेंसिबल बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है। डिस्टेंसिबल मतलब कि ऐसा बैग के जैसा स्ट्रक्चर जो कि एक्सपैंड हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, तो यूट्रस जो है डिस्टेंसिबल होता है, एक्सपैंडेबल होता है, एक्सपैंड हो सकता है। अब ये कहा जाता है कि यूट्रस कैन एक्सपैंड अप टू
100 to 200 टाइम्स ऑफ इट्स नॉर्मल साइज, अपना नॉर्मल जो साइज होता है यूट्रस का उससे 100 to 200 टाइम्स एक्सपैंड कर सकता है यूट्रस। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि कितना ज्यादा डिस्टेंसिबल, कितना ज्यादा एक्सपैंडेबल होता होगा यूट्रस। ठीक है, अब यूट्रस जो होता है उसकी स्पेशलाइजेशन होती है डेवलपिंग फीटस को यानी कि बेबी को रिटेन करने में और उस बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में स्पेशलाइजेशन होता है यूट्रस का। ठीक है, अब यूट्रस का जो टॉप मोस्ट या हेड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं फंडस। ठीक है, अब यूट्रस जो है उसके अंदर की तरफ जो है लाइनिंग होती है। ठीक है, ये जो यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, इस इनर मोस्ट लाइनिंग को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, यूटेराइन एंडोमेट्रियम हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम होता है इसके अंदर बहुत सारे सिक्रीटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड के वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इसके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं हार्मोन्स के लिए। ठीक है, अब ये जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है इसकी स्पेशलिटी क्या है? यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये डेवलपिंग फीटस को बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि अगर एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग किस में कन्वर्ट हो जाता है? जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान के चलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे जाइगोट बना, तो वो जो जाइगोट है वो आएगा यूट्रस पे। यूट्रस पे आकर के ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में अपने आप को क्या कर लेगा? एस्टैब्लिश कर लेगा, या फिर ये सीधी हिंदी में अगर हम लोग कहें तो जो जाइगोट होगा वो एंडोमेट्रियम में आके उसके अंदर धंस जाएगा। ठीक है, तो जब फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट यूट्रस के अंदर आता है, यूट्रस के अंदर आ करके वो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसमें अपने आप को धंसा लेता है, एस्टैब्लिश कर लेता है, तभी माना जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है, तभी माना जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है, तो ये जो जाइगोट का आना और उसका यूट्राइन एंडोमेट्रियम में धंस जाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट होना मतलब लग जाना, चिपक जाना या धंस जाना। ठीक है, तो इस इवेंट को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने से ही माना जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम लोग बाद में डील करेंगे। ठीक है, अब ये जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है ये एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, तो ये जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक डाउन होता है और टिश्यू और ब्लड के फॉर्म में जो है ये बाहर आ जाता है बॉडी से, विच इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। अब यूट्रस जो है ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ सकरा है। ठीक है, तो जो सकरा वाला पार्ट होता है, जो नैरो पार्ट होता है यूट्रस का, ठीक है, वो एक कैनाल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसके एंड पे एक ओपनिंग होती है। तो ये जो यूट्रस है ये देख रहे हो यहाँ पे कैनाल के जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और इस कैनाल के जैसे स्ट्रक्चर के एंड पे यहाँ पे एक ओपनिंग है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग होती है इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, द ओपनिंग इज नोन एज द सर्विक्स। ओके, सो सर्विक्स को हम लोग वी कैन कॉल इट एज द माउथ ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स कैन बी कॉल्ड एज द माउथ ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अब ये जो कैनाल के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है सर्विक्स के ऊपर, ओके, दिस इज नोन एज द सर्वाइकल कैनाल। ओके, दिस इज नोन एज द सर्वाइकल कैनाल। तो द यूट्रस it will culminate first into the cervical canal, and cervical canal has a opening which is known as the cervix. The cervix is known as the mouth of the uterus. Okay, now where will the cervix open? Cervix will open into a long tubular or canal like structure, and this tubular or canal like structure, this is known as the vagina.
Okay, now what is vagina? Vagina is a canal or a tubular structure which is also the female copulatory organ. Like the male copulatory organ was the penis, similarly the female copulatory organ is the vagina. Along with that, the vagina serves the purpose of the birth canal also, means it will provide passage for the birth of the child, for the birth of the baby, and it will also provide passage for the blood flow during the menstruation. ओके तो तीन पर्पस होता है, एक तो बर्थ कैनाल के जैसे एक्ट करता है, मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड फ्लो होता है उसके लिए पैसेज प्रोवाइड करता है, उसके अलावा वेजाइना इज द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑल्सो. ओके नाउ वेजाइना जो है इट इज 8 to 9 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. ओके एंड एट द एंड ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के एंड पे अगेन एक ओपनिंग होती है. दिस ओपनिंग इज नोन एज द वेजाइनल ओरिफाइस एंड वेजाइनल ओरिफाइस इट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, वेजाइनल ओरिफाइस इट विल ओपन आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके अलावा एक और चीज मैं ये बताऊंगी कि ये जो लाइनिंग आप लोग देख रहे हो यूट्रस के पास में, ये लाइनिंग है क्या? दिस इज नथिंग बट द लिगामेंट्स. ओके, these are the ligaments which maintain the position of the uterus, which maintain the position of the ovary inside the abdomen. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये लिगामेंट्स है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि यूट्रस को और ओवरी को अपना पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. कैसे? ये जो लिगामेंट्स हैं ये एक एंड पे यूट्रस और ओवरी से कनेक्टेड रहते हैं और दूसरा एंड जो होता है इनका हमारी एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, तो एक एंड एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा है और एक एंड जो है यूट्रस और ओवरी से जुड़ा हुआ है. तो इस तरीके से उसको यूट्रस और ओवरी को इनफैक्ट पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको अपने पोजीशन पे स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं ये लिगामेंट्स. ओके, सो दिस वाज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, अब इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ ऑर्गन्स और हैं, कुछ पार्ट्स और हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ पार्ट्स और हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. देयर आर 3. वी आर हैविंग द एक्सटर्नल जेनिटैलिया. Okay, we are having the Bartholin's glands and we are having the mammary glands. ठीक है, ये 3 पार्ट्स और हैं जो कि मैंने डायग्राम में मेंशन नहीं किए हैं स्पेस की कमी के वजह से. First we are having the external genitalia. Now what is the external genitalia? ठीक है, external genitalia कुछ नहीं है, एक एक्सटेंशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लोकेशन को डीमार्केट करता है. ठीक है, जैसे कि मेल्स के अंदर स्क्रोटम और पीनिस होता है, दे आर पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट दे आर स्टिल प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, सो दे शो द लोकेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन द सेम वे एक्सटर्नल जेनिटैलिया जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटेंशन होता है. इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ओनली. ठीक है, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में या बेबी का जो बर्थ होता है उसके प्रोसेस में हेल्प करने का काम होता है एक्सटर्नल जेनिटैलिया का. ठीक है, तो जनरली ये जो वेजाइनल ओरिफाइस होता है, ठीक है, ये वेजाइनल ओरिफाइस कहाँ पर ओपन होता है? एक्सटर्नल जेनिटैलिया में ही ओपन होता है. मतलब कि एक्सटर्नल जेनिटैलिया बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पे थोड़ा सा डिप्रेशन या थोड़ा सा गड्ढे के जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो वो जो डिप्रेशन या वो जो गड्ढे के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर ये जो वेजाइनल ओरिफाइस है ये ओपन होता है. ठीक है,
तो एक्सटर्नल जेनिटालिया में वेजाइनल ओरिफाइस सिचुएटेड होता है। उसके अलावा जो फीमेल्स का जो यूरिनरी सिस्टम का ओपनिंग है, यानी कि जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा का ओपनिंग भी कहाँ पर ओपन होता है? एक्सटर्नल जेनिटालिया के डिप्रेशन में ही ओपन होता है। ठीक है, तो वेजाइनल ओरिफाइस और यूरेथ्रा की दोनों की जो ओपनिंग्स होती हैं वो एक्सटर्नल जेनिटालिया के डिप्रेशन के अंदर ही होती हैं। और एक्सटर्नल जेनिटालिया जो है, ठीक है, उसके ऊपर फैट का एक लेयर होता है और फैट के लेयर के ऊपर स्किन का लेयर होता है। सो द एक्सटर्नल जेनिटालिया इट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द स्किन, एंड स्किन के ऊपर जो है हेयर का एक बहुत डेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जैसे मेल्स के प्यूबिक एरिया है, मतलब मेल्स का जो स्क्रोटम और पेनिस वाला पार्ट है, देयर आल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर इज प्रेजेंट इन द सेम वे, बिकॉज द एक्सटर्नल जेनिटालिया इट कोरिलेट्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द थाइज। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटालिया के ऊपर भी हेयर का एक थिक लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल जेनिटालिया इट इज द स्किन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटालिया इट इज अ लिटिल डार्कर इन कलर ऑल्सो। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल जेनिटालिया के बाद नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग द बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं वेजाइना के अंदर। ठीक है, और बार्थोलिन्स ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस होते हैं वो वेजाइना के एसिडिक पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। तो बार्थोलिन ग्लैंड से म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है, और बार्थोलिन ग्लैंड्स जो है ये वेजाइना को लुब्रिकेट करने में और वेजाइना का जो पीएच है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड फाइनली वी आर हैविंग द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट they are the accessory reproductive organs. ठीक है, they are the accessory reproductive organs. Mammary glands in common language are known as the breasts. Okay, mammary glands in the common language are known as the breast. Now what is the role of the mammary glands? Once the birth of child takes place, बच्चा जब होता है, उसकी डिलीवरी होती है, तो बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मिल्क की जरूरत होती है, एंड दैट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैमरी ग्लैंड्स और द ब्रेस्ट ओनली। ठीक है, तो मैमरी ग्लैंड्स का होल सोल पर्पस क्या होता है? मैमरी ग्लैंड्स का होल सोल पर्पस है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोड्यूस करना और उस मिल्क को बच्चे को फीड करना और बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो मैमरी ग्लैंड एक्चुअली में फिजिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिजियोलॉजिकली जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है, बिकॉज जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है इमीडिएटली मैमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिजिकली एसोसिएटेड नहीं है लेकिन फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, इसीलिए हम लोग मैमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू। ठीक है, मैं आप लोगों को एक डायग्राम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो भी सेंड करूंगी, सो दैट आप लोगों को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आप लोगों का काम है कि इस डायग्राम को अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, समझो, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।